क्या आप H-1B वीजा पर रहते हुए हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं? क्या आपके पास पहले से ही भारत में मास्टर्स डिग्री है और आप यूएसए में दूसरा मास्टर्स करना चाहते हैं? क्या आपके पास डिसमिस्ड क्रिमिनल मिसडिमीनर केस रिकॉर्ड है और आप H-1B स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप F1 से LPR ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होने के दौरान ईड का यूज करते हुए अपनी स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं? क्या आप F1 से H-1B में चेंज ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं? ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एक इंटीग्रेटेड गाइड ऑफर करता है जो यूएस इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज और लीगल प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और फैमिलीज की मदद करता है। ये गाइड एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव नैरेटिव में हर फैसेट को एक्सप्लोर करता है ताकि आप अपने अमेरिकन ड्रीम की ओर कदम बढ़ा सके। शुरुआत में समझाया गया है कि एक क्लियर जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी सफलता की नींव है, क्योंकि कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास वेल फॉर्मुलेटेड प्लान नहीं होता। और यह बताया गया है कि कैसे अपने रिज्यूम्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल बैकग्राउंड, रेलेवेंट स्किल्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस हाईलाइट हो सके। साथ ही लिंक्डइन प्रोफाइल्स को प्रोफेशनल फोटोज और पर्टिनेंट कीवर्ड्स के साथ टेलर करना और एक्टिव नेटवर्किंग करना इंटर्नशिप्स या फुल टाइम पोजीशन सिक्योर करने में मदद करता है। इस नैरेटिव में स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम्स जैसे एक्सटेंसिव जॉब सीकर कम्युनिटीज और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस थ्रू डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल्स की भी बात की गई है, जो कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में आपको मेंटेन करने में सहायक होते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि इंटरव्यूज और इमिग्रेशन अथॉरिटीज के साथ इंटरैक्शंस के दौरान अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस एविडेंस रखना कितना क्रूशियल है। गाइड आगे बढ़ते हुए वीजा इंटरव्यूज के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर जोर देता है, जिसमें ये बताया गया है कि चाहे आप वीजा, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, I-485 या नेचुरलाइजेशन इंटरव्यू में हो, हमेशा ट्रूथ बोलना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो आई डोंट नो कहना और किसी एम्बिग्युअस क्वेश्चन के लिए क्लैरिफिकेशन मांगना जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स न सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी सेफगार्ड करते हैं बल्कि फ्यूचर में किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि छोटी सी भी डिस्क्रिपेंसी सवियर कॉन्सिक्वेंसेस जैसे डिलेज या कभी कभी परमानेंट बार फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स तक ले जा सकती है। नैरेटिव में सिस्टमिक डिलेज को भी एक्नॉलेज किया गया है जो एप्लीकेंट्स अक्सर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में फेस करते हैं, खासकर अप्रूवल नोटिसेस जैसे I-797 के साथ। और बताया गया है कि ये डिलेज ब्रॉडर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस का हिस्सा है जो हजारों केसेस को अफेक्ट करते हैं, तथा अगर मल्टीपल इंक्वायरीज करने के बाद भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो फॉर्मल ट्रबल टिकट फाइल करने से सिस्टमिक इश्यूज हाईलाइट हो सकते हैं, भले ही यह प्रोसेस सेवरल मंथ्स तक एक्सटेंड हो जाए। ऑप्ट और स्टेम एक्सटेंशन की न्यूआंसेस पर भी चर्चा की गई है, जहां बताया गया है कि ऑप्ट इनवैल्यूएबल रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस देता है लेकिन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होते हैं लीगल स्टेटस मेंटेन करने के लिए थ्रू कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट इन योर फील्ड ऑफ स्टडी। और स्टेम स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंशन न सिर्फ वर्क ऑथराइजेशन को प्रोलॉन्ग करता है बल्कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने या H-1B जैसी वीजा कैटेगरी में ट्रांजिशन करने का अवसर भी देता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑप्ट करना स्पेशली इम्पोर्टेंट होता है जब इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान हो, ताकि सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन लेटर्स और डिजिटल तथा फिजिकल कॉपीज ऑफ की डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे, जिससे पोर्ट ऑफ एंट्री पर क्लियर केस प्रेजेंट किया जा सके। गाइड लॉ एनफोर्समेंट और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के साथ इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर करता है, जहां बताया गया है कि अगर कोई ऑफिसर जैसे आइस का ऑफिसर अप्रोच करता है तो सबसे पहले ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन और क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने चाहिए, और अगर जरूरत हो तो डिस्क्रीटली रिकॉर्डिंग या नोट टेकिंग करके एनकाउंटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। साथ ही शांत और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए ताकि सिचुएशन एस्केलेट न हो। साथ ही अगर डिटेंशन होती है तो आप एंटाइटल्ड हैं टू रिमेन साइलेंट और लीगल काउंसिल रिक्वेस्ट करने के, और अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होने की रिस्क को भी एम्फसाइज किया गया है जो आपकी इमिग्रेशन स्टेटस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स के मामले में नैरेटिव ये डिस्क्राइब करता है कि परमानेंट रेजिडेंसी पाने के बाद एम्प्लॉयर चेंज करने में डेलिकेट बैलेंस की जरूरत होती है, क्योंकि परमानेंट का मतलब है जेन्युइन इंडेफिनिट इंटेंशन स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के लिए काम करने का एट द टाइम ऑफ फाइलिंग I-140 और I-485 पिटिशंस, और अगर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ग्रीन कार्ड अप्रूवल के शॉर्टली बाद मिलती है तो क्लियर एविडेंस होना चाहिए कि इनिशियल इंटेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का था। साथ ही AC-21 की प्रोविजंस का भी उल्लेख किया गया है जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फाइल करने के 180 डेज बाद जॉब चेंज अलाउ करती है,
प्रोवाइडेड कि न्यू रोल सेम या सिमिलर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन में हो, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पर केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंसल्टेशन जरूरी हो जाती है। नैरेटिव बर्थ राइट सिटीजनशिप के सेंसिटिव इश्यूज और रीसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तथा जुडिशियल डिसीजंस के इम्पैक्ट को भी टच करता है, जहां बताया गया है कि डिस्पाइट ऑनगोइंग लीगल चैलेंजेस और टेम्पररी इंजंक्शंस, यूएस सॉइल पर जन्म लेने पर सिटीजनशिप का प्रिंसिपल इंटैक्ट रहता है, चाहे पेरेंट्स H1B, F1 या EAD पर हों। लेकिन लीगल अरेना में डिबेट्स और पोटेंशियल पॉलिसी शिफ्ट्स चलते रहते हैं, जिससे फैमिलीज को विजिलेंट रहकर रेगुलर लीगल एक्सपर्ट कंसल्टेशन करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म प्लान्स पर असर न पड़े। इंटरनेशनल ट्रैवल और लीगल स्टेटस मेंटेन करने के महत्व पर भी बात की गई है, जहां बताया गया है कि शॉर्ट टर्म विजिट्स जनरली एक्सेप्टेबल हैं अगर सभी डॉक्यूमेंटेशन जैसे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, डिटेल्ड आइटिनरीज और प्रूफ ऑफ ऑनगोइंग कमिटमेंट्स इन द यूएस साथ लेकर चले जाएं। लेकिन एक्सटेंडेड या फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स बिना क्लियर टाइज के सस्पिशियस हो सकते हैं, खासकर ऑप्ट स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए जिनकी स्टेटस कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट या एकेडमिक एंगेजमेंट पर निर्भर करती है। नैरेटिव में प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी शामिल हैं, जैसे कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कैप्टन से H1B स्टेटस में ट्रांजिशन करना, जहां ऑनेस्टी और प्रोएक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ने सिस्टमिक डिलेज को ओवरकम करने में मदद की, या एक स्टेम स्टूडेंट जिसने प्रीमियम प्रोसेस्ड एक्सटेंशन सिक्योर किया प्लान इंटरनेशनल ट्रैवल के बीच में सभी एविडेंस मेटिकुलसली प्रिपेयर करके पोर्ट ऑफ एंट्री पर प्रेजेंट किया, और एक प्रोफेशनल जिसने चैलेंजिंग सिचुएशन में दिखाया कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के लिए जेन्युइन था, भले ही ग्रीन कार्ड अप्रूवल के शॉर्टली बाद अट्रैक्टिव जॉब ऑफर मिल गया। ये एग्जाम्पल्स यह अंडरलाइन करते हैं कि प्रिपेयर्डनेस, क्लियर कम्युनिकेशन और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कितना जरूरी है थ्रू आउट द इमिग्रेशन प्रोसेस। नैरेटिव कॉमन क्वेश्चंस और मिसकंसेप्शंस को भी एड्रेस करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का फुल डिस्क्लोजर, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्शंस को डिस्क्रीटली रिकॉर्ड करना, और अनएक्सपेक्टेड डिलेज या एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के मामले में प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की इम्पोर्टेंस। साथ ही यह भी बताया गया है कि मल्टीपल वीजा कैटेगरीज जैसे F1 से H1B ट्रांजिशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड परस्यू करना को हैंडल करने के लिए केयरफुल कोऑर्डिनेशन और रिगरस रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है, ताकि किसी भी डिस्क्रिपेंसी से आपकी लीगल स्टेटस जेपरडाइज न हो, और एक्सपीरियंस्ड लीगल प्रोफेशनल्स की गाइडेंस लेने से ओवरलैप्स अवॉइड किए जा सकते हैं। साथ ही नैरेटिव लीगल रिप्रेजेंटेशन की इंडिस्पेंसेबल रोल को हाईलाइट करता है, ये कहते हुए कि सेल्फ एडवोकेसी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग महत्वपूर्ण है, परंतु एक एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर होने से कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चैलेंजेस या सिग्निफिकेंट करियर ट्रांजिशंस को नेविगेट करने में सब्सटैंशियल मदद मिलती है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां पॉलिसी में चेंजेस और टेक्नोलॉजी में अपडेट्स इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि डिजिटल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम्स जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पूरे टेक्स्ट में ये कंसिस्टेंटली एम्फसाइज किया गया है कि रोबस्ट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बिल्ड करना, चाहे एडवांस डिग्रीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए हो, न सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करता है बल्कि वीजा और ग्रीन कार्ड इंटरव्यूज में क्रिटिकल एविडेंस के रूप में काम आता है, और साथ ही स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी मैनेज करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाना, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज से सपोर्ट लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में रेजिलियंस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नैरेटिव ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और शिफ्टिंग इकोनॉमिक पैराडाइम्स के इन्फ्लुएंस को भी डिस्कस करता है, जिससे यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार इवॉल्व हो रही है और एप्लीकेंट्स को अडेप्टेबल रहकर पॉलिसी रिफॉर्म्स जैसे ऑप्ट एक्सटेंशंस, H1B वीजास या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स के क्राइटेरिया में होने वाले चेंजेस के लिए विजिलेंट रहना चाहिए। साथ ही जुडिशियल डिसीजंस की रोल को भी टच करता है, जहां टेम्पररी इंजंक्शन सर्टेन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हाल्ट कर देते हैं, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जैसे सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी रिमेन एम्बेडेड होते हैं। इस सिंगल एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन में हर एस्पेक्ट को डिटेल से एग्जामिन किया गया है, चाहे वह डॉक्यूमेंट्स और कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस के एविडेंस प्रिपेयर करना हो, इंटरव्यूज और लॉ एनफोर्समेंट के साथ इंटरैक्शंस का स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो, एम्प्लॉयमेंट चेंज करने के कॉम्प्लेक्सिटीज हो ग्रीन कार्ड अप्रूवल के बाद, या बर्थ राइट सिटीजनशिप और लीगल प्रोटेक्शंस के न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग हो। ये सब बताता है कि यूएस में परमानेंट स्टेटस हासिल करने की जर्नी प्रोएक्टिव प्लानिंग, अनवेवरिंग ऑनेस्टी और मल्टीफैसेटेड इमिग्रेशन पॉलिसी की कंटिन्यूअसली चेंजिंग लैंडस्केप के प्रति इन्फॉर्म्ड रहने का ब्लेंड है, जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरी हुई है, और हर स्टेप केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन,
लीगल गाइडेंस और स्ट्रैटेजिक फोरसाइट के साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बिल्ड करता है, जहां सिस्टमिक डिलेज, पॉलिसी शिफ्ट्स और इंटरनेशनल ट्रैवल के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स को अडेप्ट करना अल्टीमेटली उन लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को डिफाइन करता है जो यूएस में एक फुलफिलिंग लाइफ बिल्ड करने का सपना देखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हायर स्टडीज। वुड इट बी पॉसिबल टू परस्यू हायर स्टडीज ऑन H-1B? श्योर, आप स्कूल पार्ट टाइम या फुल टाइम जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर ट्राइंग टू पुट इनटू इट। बस अपने DSO से डबल चेक कर लेना। मुझे लगता है कि आप फुल टाइम भी जा सकते हैं। मैंने 2020 में पैंडेमिक के दौरान F1 के लिए ड्रॉपबॉक्स का यूज करके अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही B1 था लेकिन यूज नहीं किया। और मेरा सवाल ये है कि क्योंकि ये मेरा सेकंड मास्टर है, पहला इंडिया में था, क्या इससे और क्वेश्चंस आ सकते हैं? वेल, जस्ट बिकॉज यू वर सेकंड मास्टर्स वन फ्रॉम इंडिया, मुझे लगता है कि ये नेसेसरली रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास USA में 3 मास्टर्स हैं, तो वो रेड फ्लैग हो सकता है। क्या H-1B स्टैंपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम होगी अगर आपने F1 से H-1B में चेंज ऑफ स्टेटस किया हो अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और आपके पास डिसमिस्ड क्रिमिनल मिसडिमीनर केस रिकॉर्ड है फॉर असॉल्ट एप्रीहेंशन? जब कोई केस डिसमिस्ड होता है तो आपको लोकल लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि डिसमिसल से कोई अननोन कॉन्सिक्वेंसेस अटैच्ड नहीं है। लेकिन जब कोई कन्विक्शन नहीं है तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। क्या मैं H-1B लॉटरी रजिस्ट्रेशन के दौरान इंडिया ट्रैवल कर सकता हूं और फाइलिंग ऑफ सिलेक्टेड के बाद वापस आ सकता हूं? ट्रैवलिंग कोई इशू नहीं है, लेकिन वापस आने में आपकी करंट स्टेटस पर डिपेंड करेगा। आपने ये क्लियरली नहीं बताया। मैं इस फॉल मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहा हूं, तो एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगी और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए ताकि मुझे कोई ट्रबल ना हो? अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आपका I-20, आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप और जो भी आपके DSO कहें वो लेकर आना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 से LPR, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट पर ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करने की बात पर मैंने EAD पेंडिंग 485 से प्राप्त किया है। अगर मैं EAD यूज करता हूं तो मेरा F1 क्या होगा और क्या 485 अप्रूव होने तक स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है और क्या ये लॉफुल है? इट इज लॉ टू मेंटेन स्टेटस अंटिल फाइल। शॉर्ट आंसर ये है कि नो वन एग्जैक्टली जानता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन मेरा सुझाव है कि अपने DSO से बात करें और उन्हें लिखित में बताएं कि आपके पास 485 पेंडिंग है और आपके पास EAD भी है। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार USCIS ने कहा है कि H-1B और 485 को एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप 485 पेंडिंग रखते हुए भी अपना H-1B मेंटेन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि F1 और 485 को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कभी क्लियरली नहीं बताया कि अगर मैंने 485 फाइल किया तो क्या मेरा F1 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा? आंसर है नहीं। क्या मेरा 485 प्रभावित होगा? आंसर है नहीं। फिर क्या होगा? तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है जिसमें क्लियर कॉन्सिक्वेंस नहीं है। हम नहीं जानते कि एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? डिफेंसिव होना चाहिए और अपने DSO को लिखित में बताना चाहिए, आई एम ऑन 485। वे कह सकते हैं, वेल, यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट, हमें आपकी सर्विस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप 485 पेंडिंग रहते हुए स्कूल अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ थोड़ी फ्रीडम है क्योंकि आप अपना EAD यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना EAD यूज करना शुरू करते हैं तो क्या आपका F1 ऑटोमेटिकली चले जाएगा? शायद, लेकिन पहला स्टेप है कि आप अपने DSO से बात करें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इशू है। मेरी फ्रेंड ने USA में बैचलर इन नर्सिंग कंप्लीट किया और लाइसेंस भी लिया, लेकिन वह H-1B वीजा नहीं ले पा रही है। क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स है? उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है और मुझे लगता है कि H-1B पाने वाले सिर्फ 6 प्रकार के नर्सेज होते हैं, जैसे एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज, लगभग 6 प्रकार। उन 6 प्रकार के नर्सेज का सिग्निफिकेंस क्या है? उन केसेस में हॉस्पिटल्स आमतौर पर नर्सिंग के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर करते हैं। कई नर्सिंग जॉब्स आप एसोसिएट्स डिग्री के साथ कर सकते हैं और एसोसिएट्स डिग्री 4 ईयर डिग्री नहीं होती। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसा जॉब लेना चाहिए जो बिना किसी मेजर आर्ग्यूमेंट के बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग रिक्वायर करे। वो जॉब नर्स साइंटिस्ट हो सकती है या उन एडवांस नर्सेज में से कोई, या फिर नर्स एडवाइजर बन सकती है। मेडिकल लीगल प्रैक्टिसेस या मेडिकल मैल प्रैक्टिस लॉ फर्म्स में कुछ भी जो बैचलर्स डिग्री डिमांड करे, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं मेंशन नहीं कर सकता।
अगर आप सिस्टम्स एनालिस्ट बन जाते हैं किसी कंपनी में जो नर्सेज और अन्य हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, मुझे लगता है कि वो क्वालिफाई करेगा। क्या हम फुल टाइम सेमेस्टर जैसे स्प्रिंग या फॉल के दौरान ऑन कैंपस जॉब के साथ पार्ट टाइम CPD कर सकते हैं? वो स्कूल पर डिपेंड करता है। मुझे याद है कि ये इश्यू उठा था और किसी ने अपने DSO से पूछा था और उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल में ये अलाउड है। तो ये स्कूल बेस्ड डिसीजन लगता है। आप अपने DSO से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई रेगुलेशन पता नहीं है जो इसे रोकता हो। मुझे पता है कि पेरू में ऐसा है से प्रोफेशनल प्रोग्राम कहते हैं, भले ही वो मास्टर्स डिग्री हो, लेकिन वो प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री होती है और क्योंकि करिकुलम में इंटर्नशिप शामिल होती है, इसलिए वे 2 सेमेस्टर्स USA में रहे बिना भी ये कर लेते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।